पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार सीरम इंस्टीट्यूट पहुंच गए हैं और वो हालात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे कल सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र हुकूमत ने हादसे की जांच का हुक्म दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में आग लगी। वैक्सीन बनाने वाली इमारत में आग नहीं लगी है। महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे का कहना है कि आग लगभग काबू में है। 6 अफराद को बचाया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस इमारत में आग लगी है वहां BCG वैक्सीन बनती थी और रास का कोविड शील्ड वैक्सीन ने लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात की जांच की जाएगी। ख्याल रहे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी सप्लाई हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने हलाकतों पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। जैसे मैंने अभी कहा कि अभी जो जानकारी मिली है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नज़दीक ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आग लगी थी और अभी जो खबर आई है उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। फिलहाल जीवित हानि नहीं हुई है और कोविड वैक्सीन जहाँ बन रही थी वहाँ आग नहीं लगी थी। उसके बाजू में BCG की वैक्सीन जहाँ बन रही थी या बना रहे थे वहाँ आग लगी थी और इसलिए मैंने इसे कहा कि आपको मिलने के बाद अभी मैं बैठकर सारे लोगों को संपर्क करूंगा। पहली प्राथमिकता तो यही है कि आग को काबू में लाना। सीरम इंस्टीट्यूट में SEZ3 मांजरी जो एरिया है उसकी बिल्डिंग में आग लगी। वजह वेल्डिंग का काम वहाँ पर चालू था और वेल्डिंग के स्पार्क्स जो होते हैं उस स्पार्क इंसुलेशन मटेरियल इर्द गिर्द पड़ा था, तो वो इंसुलेशन मटेरियल इन्फ्लेमेबल होता है, वो इमीडिएटली फायर हुआ, फायर पकड़ा उन्होंने और आग थोड़ी फैली। इसमें अभी जो पता चला है लेटेस्ट उसमें कि 5 कैजुअल्टीज़ हुई है, 5 डेथ्स हुई है। मरकजी वजारत तालीम और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा माली मुतालबात को पूरा करने से रजामंदी जाहिर कर दी है। AMU को मिले खत के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सभी तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन के सभी रिटायरमेंट फ़वाइद की अदायगी, 7वें तनख्वाह कमीशन के तहत तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन के अलाउंस, बकायाजात और पेंशन याफ्तगान के सभी बकायाजात के लिए ज़ेर इल्तवा फंड को मंजूरी दी गई है। AMU के तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की काविशों से ये काम मुमकिन हो सका है। वहीं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म समेत मुत्तलिका महकमे के वुज़रा और दीगर जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा किया। ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो लॉन्ग पेंडिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थे यूनिवर्सिटीज़ के उसको एग्री कर लिया है और उसी सिलसिले में यहाँ पर कम्युनिकेट किया गया। जो लेटर रिसीव हुआ उसमें मेंशन किया कि जो सैंक्शन जो हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के, इसके अलावा पेंडिंग फंड्स फॉर ऑल एरियर्स ऑफ पेंशनर्स और जितने भी एरियर अलाउंसेस हैं टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स के इन कमेंसरेशन टू द 7th पे कमीशन, और इसके अलावा सैंक्शन फॉर द फंड्स ऑफ ऑल पेंडिंग एरियर्स ऑफ जूनियर रेजिडेंट्स एंड सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के बारे में लेटर कम्युनिकेट हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच बंगाल असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बंगाल के दौरे पर है। वहीं बीजेपी ने आज दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नई नजरसानी शुदा वोटर लिस्ट में 4 से 5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को शामिल किया गया है। रियासती बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने आज कहा कि तृणमूल कांग्रेस के मकामी रहनुमाओं ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के नामों को शामिल किया है ताकि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याई शहरी मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, जबकि तृणमूल ने बीजेपी के दावे को गलत बताते हैं। रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि बीजेपी इस तरह के दावे करके रियासत के अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बंगाल के लोग बहुत हैं, रोहिंग्या को कर्जा लेकर हमें जीतना नहीं पड़ेगा। ये हिंदू में भड़काव पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को तोड़ना चाहते हैं, ये असल मकसद है। रोहिंग्या मुसलमान बंगाल आए, बंगाल में रोहिंग्या कहीं आए होंगे, 1-2 कहीं होंगे,
कोई फिगर में नहीं है। वही लोग रोहिंग्या को लाकर ये शरारत कर सकते हैं, उनके पीछे उनकी ताकत होगी। वो तो जानते कहाँ रोहिंग्या है नहीं है। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन की जारी सियासी सरगर्मियों में आज एक और नई सियासी जमात का इजाफा हुआ। बंगाल में मजहबी अकीदत के तौर पर तारीखी हैसियत रखने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने सियासत में दाखिला लेते हुए आज अपने नए सियासी जमात इंडियन सेक्युलर फ्रंट का ऐलान किया है। आज कोलकाता प्रेस क्लब में पार्टी का ऐलान करते हुए अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी रियासत के गरीब तबके की तरक्की का मुद्दा सामने रखकर इलेक्शन लड़ेगी। अब्बास सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी पर अक़लियतों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। पूछा है आपने जे ज्यादातर मुस्लिम वोट ममता दीदी के पक्ष में रहते हैं, तो देखिए हमारा मानना यह है जो ममता दीदी जब आए थे तब ममता दीदी ने फरमाए जो हम 10,000 शिक्षा देंगे, प्रतिष्ठान देंगे। आज देखिए जो अनएडेड का टीचर है अभी रोड में बैठा हुआ है, नौकरी देंगे। उन्होंने कहा वक़्फ़ स्टेट पुनरुद्धार कर देंगे, 15% संरक्षण देंगे। इसीलिए हमारे विश्वास हुआ ठीक है चलो ममता की साथ दे दो। हमने बोल दिया तो आदमी लोग ममता के साथ, हमारे मानने वाला ममता के साथ गए हैं। अभी देखा उन लोगों ने काम तो नहीं किया, फिर भी हमारे जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान में उसमें बहुत बड़ा फाटल कर दिए। इसलिए हमने सोचा है चलो दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास हम नहीं करेंगे, हम भी एक दल बना लेंगे और सबके लिए हमारे साथ में दलित आदिवासी मतुआ सबको रखेंगे एक साथ, जिसको आना है तो एक साथ। भोपाल सिंधी कॉलोनी के पास कबाड़ खाना रोड पर की जा रही तामीर के मामले में एमपी स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने समाअत करते हुए तारीख में तौसी कर दी है। फरीकीन के जरिए जवाब दाखिल करने के लिए जब अदालत से मजीद वक्त मांगा गया तो वक्फ ट्रिब्यूनल ने तारीख में तौसी करते हुए अब समाअत के लिए नई तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि काले पीर सानी के नाम से जिस जगह पर तामीर को लेकर तनाज़ा जारी है उसमें वक्फ बोर्ड मोहम्मद सुलेमान और राजदेव ट्रस्ट के बीच तनाज़ा जारी है। 17 जनवरी को इस मामले में एक फरीक के हक में अदालत का फैसला आने की बात कहकर शहर के 3 थानों में कर्फ्यू नाफिज करके तामीर की इजाज़त दी थी। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने फरीकीन के वकील से खास बातचीत की। भोपाल सिंधी कॉलोनी में ज़मीन तनाज़े को लेकर अर्जेंट सुनवाई के लेकर आज तारीख तय की गई थी वक्फ ट्रिब्यूनल में, लेकिन आज तारीख में जो है 2 दिन की फिर तौसी की गई है। आइए तो मामले जानते हैं। यहाँ पर मोहम्मद सुलेमान के भी वकील मौजूद है और वक्फ बोर्ड के भी वकील मौजूद है। आज सुनवाई में क्या आज से सुनवाई में जिन प्रकारों को हमने कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे वो सारे वकील हजरात आज उपस्थित हुए और वकील हजरात ने को सारी कॉपियाँ सप्लाई की गई। उन्होंने उसके जवाब के लिए टाइम मांगा है और न्यायालय ने उनको जवाब और तर्क के लिए 23 तारीख ने फिक्स करी है कि 23 तारीख को 12:30 बजे उपस्थित होकर अपना जवाब दें और आर्गूमेंट होंगे, फिर डिसाइड होगा इस पर 23 तारीख है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड के भी वकील हमारे साथ मौजूद है। ये मामला जो है क्या है जो है इसमें बार बार ये तनाज़े बढ़ता है? ये एक्चुअल के अंदर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में ये पंजीकृत वक्फ है जिसका मुकदमा चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड प्रतिवादी के रूप में है। चूँकि ये हमारी प्रॉपर्टी वक्फ की है और किसी भी न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि ये इसको वक्फ सूची से हटाया जाए, तो टाइटल मैटर जब तक कोर्ट से डिसाइड नहीं होगा और वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ कोई आदेश पारित आज तक हुआ नहीं है। अब ये मोहम्मद सुलेमान का जो मुकदमा चल रहा है इसमें इन्होंने इस संपत्ति को वक्फ घोषित करने की मांग करी है। चूँकि ये वक्फ जो है हमारे यहाँ दर्ज है, काले पीर सानी के नाम से दर्ज है, इस वक्फ का नाम है। और ये टोटल ज़मीन जो हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड में दर्ज है वो 6 एकड़ 51 डेसिमल भूमि जो है वक्फ के रूप में दर्ज है। उसके एक पार्ट के संबंध में यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है इस संबंध में ये वादी के वकील जो हैं, वादी ने अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें हम उपस्थित हो गए और माननीय न्यायालय द्वारा 23 तारीख को जवाब के लिए पेशी नियत की गई है। तो उस दिन हम अपना पक्ष रख देंगे, क्योंकि हम तो वक्फ संपत्ति होने के आधार पर हमारा पहले से जो जवाब दावा पेश है। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने हुकूमत की तजवीज़ को खारिज किया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने तजवीज़ खारिज की है। तीनों ज़रे क़वानीन को पूरी तरह मनसूख करने की मांग पर कायम है किसान। हुकूमत ने 1.5 साल के लिए रोक लगाने की तजवीज़ दी थी। रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च किसान करने वाले हैं। अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आपको बता दें, किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं। किसान कानून को
खारिज करने की मांग कर रहे हैं किसान। और इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने तजवीज पेश की थी, 1.5 साल तक कानून को रोकने की तजवीज गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी, लेकिन किसानों ने सरकार की तजवीज को खारिज किया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने गवर्नमेंट की तजवीज को खारिज कर दिया है। तीनों ज़रे कवानीन को पूरी तरह रद्द करने की मांग पर किसान कायम है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और उन्हें रोका नहीं जा सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बैक वक्त कई मसाइल से गुजर रही ये सनत और शहर भिवंडी अपनी पहचान खोता जा रहा है। क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी दौर में महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर भिवंडी, जो पावरलूम शहर से भी जाना जाता था, अब धीरे धीरे यहाँ से लूम की कड़कड़ाहट की आवाज खामोश होती जा रही है। और इसकी एक दो नहीं, कई सारी वजूहात हैं। बुनकर को यान छोटा महंगा मिल रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। आज बुनकर जो है कपड़ा लोगों को पहनाते हैं, आज बुनकर के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को हम इसके ऊपर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। पावर का बिल बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। पूरे हिंदुस्तान में एक पावर का रेट होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में अलग होता है, तमिलनाडु में अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है। महाराष्ट्र में सब ज्यादा पावर का बिल है, जिसकी वजह से पावर जो इंडस्ट्रीज है वो आंध्र प्रदेश और दीगर जो रियासत में जा रही है। ये सबसे बड़ी हुकूमत की नाकामी है। कपड़ा बनाने में सबसे अहम रोल अदा होता है यान यानी सूत का, लेकिन मार्केट में जब से चाइना की यान और इस पर भी कालाबाजारी ने कब्जा किया है, इसके बाद से इन पावरलूम और छोटी सनतकारों की कमर ही टूट गई है। बराबर तो नहीं चलता, हफ्ते में 3 दिन रजा रहेगा तो 4 दिन चलेगा, तो हम लोगों को कैसे चलेगा रोटी रोजी? बात यह रह गई। और सरकार अगर चाहे तो पावरलूम पहले एक लगा चलाएगी तो हम लोगों का भी पेट भरेगा और पेट का भी पेट भरेगा। सरकार को बराबर जब बिल मिल रहा है तो क्यों इतना प्रॉब्लम दे रही है हम लोगों को? लगातार काम नहीं होता, लगातार काम नहीं होता, 3 दिन 4 दिन रजा होते हैं। भिवंडी के पावरलूम सनत में मुल्क के हर गोशे से मजदूर काम करने आते हैं, लेकिन दिन ब दिन इसकी गिरती शाख के सबब न सिर्फ पावरलूम मालिकान और सनतकार परेशान हैं, बल्कि पावरलूम कारीगर भी फिक्रमंद है कि आगे न जाने क्या होगा। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? एक तो यहाँ पे प्राइवेट वालों को दे दिया है, इतना बड़ा शहर और एक ही कंपनी को दिया है। अब वो मनमानी तरीके से रेट लगाती है, जैसे चाहता है बिल भेजता है, न भरो तो पावर काट देता है। दिक्कतें तो बहुत है। गवर्नमेंट कम से कम 2 ऑप्शन तो देना ही चाहिए, 2 कंपनी को देना चाहिए, जिससे कंपटीशन हो, अच्छी सर्विस मिल सके और आसानी हो। दूसरी क्या दिक्कत है? दूसरी दिक्कत यह है कि यान में तो सट्टा बाजारी होगी, बड़े लोग आ गए हैं और वो परचेजिंग करके माल को रख लेते हैं। इस तरह एक तरफ यान की मार तो बिजली बिल के झटके, इसके ऊपर से लॉकडाउन की मार, इन सभी ने मिलकर भिवंडी जैसे छोटी सनतों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इसे बचाने के लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों को आगे आना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भिवंडी से अनवारुल हक की रिपोर्ट। दिल्ली में यौम जमहूरिया पर लाल किले में होने वाले जश्न जमहूरिया मुशायरे की 70 साल कदीम रिवायत इस मर्तबा टूट सकती है। तो वहीं इस मामले को लेकर सियासी तनाज़ा भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, तो कांग्रेस भी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत पर निशाना साध रही है। आशिकों से अपने वजू कीजिए, मेरी प्यास का हल मिल जाए, ये भी हो सकता है दरिया मुझे प्यासा रखे। दिल में क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, एक लाल किले में यौम जमहूरिया पर हर साल मुशायरा होता आया है। पहले लाल किले के अंदर मुशायरा होता था और अब लाल किले के लॉन में मुशायरा होता है। गुज़िश्ता तकरीबन 70 बरसों से ये रिवायत टूटी नहीं है, लेकिन इस मर्तबा कुछ भी साफ नहीं है। मुशायरा कब होगा और कहां होगा, इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। मेरा कहना यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना काल में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, करने चाहिए थे, क्यों नहीं कर सकते भाई?
वैक्सीन का विरोध करेंगे, शिक्षा का स्तर सुधारेंगे नहीं, दूसरे को ब्लेम करेंगे। यही आम आदमी पार्टी करती है। और सोशल डिस्टेंसिंग मांगने में कौन मना करेगा परमिशन देने के लिए? भाई आपके पास बहुत सारे साधन हैं, स्टेडियम ले जाइए, बारिश हो रही है, ठंड है, कुछ रास्ते बहुत सारे हैं। ये तो नहीं है ना कि कार्यक्रम नहीं हो सकता, नीयत साफ होनी चाहिए। मुख्तलिफ ऑडिटोरियम में ये जश्न जमहूरियत का मुशायरा होता रहा, लेकिन अभी तक न दिल्ली सरकार ने बताया है कि कब होगा, और ये कहना कि पेंडेमिक में फंक्शन कैसे होगा, जो पेंडेमिक के प्रोटोकॉल्स हैं उनको रखते हुए ये एक ऐतिहासिक और तारीखी मुशायरा होता है जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, कौमी यकजहती का एक सिंबल होता है। और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को या तो वो उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमारे शहर में लाल किले में मुशायरे की रिवायत इतनी कदीम है कि उसमें मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू भी शिरकत किया करते थे। अब भी इस मुशायरे में वुज़रा शरीक होते हैं। इस कदर विश्वास भी अच्छा नहीं। जैसे जमहूरियत मुशायरे की रिवायत जो है आज़ादी के फ़ौरन बाद से ही है। जमहूरियत जब से आयन लागू हुआ है, जब ही से 1950 से समझ लीजिए तो ये जारी वो सारी है। मुशायरों में वज़ीर आज़म ख़ुद जो है शरीक होते थे। कई मुशायरों में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें शरीक थे। और पुरानी रिवायत है, अब जब से जमहूरिया है, हिंदुस्तान जमहूरिया बना है, जब से ये मुशायरे की रिवायत चल रही है और आज तक ये होता आ रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बाज़ वजूहात की बिना पर वो आगे पीछे हुआ है। गुज़िश्ता 38 बरसों से दिल्ली उर्दू एकेडमी इस मुशायरे का इनेकाद कर रही है। एक दो मरतबा बाज़ वजूहात की बिना पर लाल किले के अलावा भी जश्न जमहूरिया मुशायरा हुआ है, लेकिन इस मरतबा ये रिवायत टूटने के कगार पर है। एकेडमी के नायब चेयरमैन कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। एकेडमी की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और एकेडमी के चेयरमैन और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया जी वो चाहते हैं कि ये मुशायरा हो। और इसमें एक पहला मरहला तो है दिल्ली पुलिस से इजाज़त का, वो नहीं मिलती है तो फिर नहीं होता है। वो अभी तक नहीं मिल सकी है, उसकी कोशिश उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी कर रही है। दिल्ली उर्दू एकेडमी का चेयरमैन दिल्ली का वज़ीर आला होता है। खुद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब कोरोना वबा के दौरान प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए तमाम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो फिर जश्न जमहूरिया मुशायरे का इनेकाद क्यों नहीं? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। समाज में फैली नफरत, बदअमनी, गैर यकीनी और बुराइयों के खिलाफ मोहब्बत, अमन, आपसी खैर सगाली और भाईचारे के पैगाम को आम करने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने एक मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम को अंधेरे से उजालों की तरफ नाम दिया गया है। इस 10 रोज़ा मुहिम के जरिए बरादरान वतन तक इस्लाम के पैगाम को पहुँचाना, इसके अलावा समाजी नाबराबरी के खिलाफ आवाज़ उठाना है। इस मुहिम में गैर मुस्लिम ख़वातीन और लीडरों को भी शामिल किया जाएगा और उनकी मदद से समाज में फैली दूरियों को कम करने की कोशिश की जाएगी। इस बात की जानकारी औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन ने भी शिरकत की और ख़वातीन के शोबे में कैसे मुहिम को मौसर तरीके से पहुँचाया जाएगा, इसकी जानकारी दी। ये मुहिम 22 जनवरी से 31 जनवरी तक रियासतगीर सतह पर चलाई जाएगी। 22 जनवरी तथा 31 जनवरी एक दावती मुहिम मनाई जा रही है। रियासती सतह पर यह मुहिम मनाई जा रही है और इस मुहिम का उन्वान है बिना जुलुमाती इलन नूर, अंधेरों से उजाले की तरफ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज पूरी इंसानियत अंधेरों में भटक रही है। हम देख रहे हैं कि अंधेरों के अंदर हमारी मानवता डूबी हुई है। एक तरफ हुंडा प्रथा है, दूसरी तरफ अभी अब रेप्स के आप न्यूज़ देख रहे होंगे। तो ख़ासतौर पर अगर वुमेन एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड हम कुछ चीज़ों को अगर देखें तो आज हम 2021 में हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रेप्स की, जो वुमेन सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें हैं, क्राइम रेट्स है, तो ये रुक ही नहीं रहे और ना इसके कोई सोल्यूशन तलाश कर रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि पोर्नोग्राफी है, वल्गैरिटी है, वेब सीरीज़ के ज़रिए बोलिए, मूवीज़ के ज़रिए है। तो हमारा मकसद ये है कि हम जो ये अंधेरे, चाहे वो एक फैमिली सिस्टम में हो या सोसाइटी में है या जो भी जहाँ पर भी है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जस्टिस हो, इंसाफ हो और हर एक में मोहब्बत, अमन, शांति यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों को ये समझ में आए और सब एक साथ खुशी से, अमन से। इस मुहिम में हम 6 लाख औरंगाबाद के 6 लाख लोगों तक पहुँचेंगे,
जिसमें हमारे बिरादरान वतन भी हैं। इसमें हर तबके को हम एड्रेस करेंगे और उनके सामने आइडिया पेश करेंगे कि ये आइडिया जो है, ये जो डार्कनेस हमारी सोसाइटी को घेरे हुए है, ये नफ़रत की डार्कनेस, ये दूर हो और हम इस समाज में अपनी ज़िंदगी में वो उजाले पैदा करें। वो क्या है जो हम सभी को हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की सलाहियत और हमारे अंदर इज्जत नफ्स के जज्बे का होना। नेटवर्क 18 की पहली और ITC की जानिब से पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसे हिंदुस्तानियों की कहानियां दिखाएगी जो हुकूमत की मदद के बगैर मसाइल को हल कर रहे हैं। इख्तिराई सलाहियतों और हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हमें कौम की शक्ल में कितने मजबूत है। ये कहानी एक फनटेक स्टार्टअप की है। ब्लू और ग्रे कलर्ड वर्कर्स को स्मॉल टेक टिकट लोन देती है। रोहित सेन और नूपुर गुप्ता कभी गोल्डमैन सैक्स में सहयोगी थे। इन्होंने नीरा शुरू करने के लिए अपनी हाई प्रोफाइल नौकरियां छोड़ दी। नीरा एक ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य निम्न मध्यम वर्गों को ऋण देकर संबल बनाना है। We used to work with European fintechs, and that's where we saw the idea of using data and technology to solve problems in the finance space. And what we realized was the impact it could have here in India was far bigger than anything over there. नीरा भारतीयों को जरूरत के समय में ऋण मुहैया कराता है। यह एक अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने वाले लोगों को कम ब्याज दरों पर ऋण देता है। यह उन लोगों को भी उधार देता है जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता और साथ ही वो जो पहली बार कर्ज लेने आते हैं। नीरा अपने ऐप बेस्ड क्रेडिट लाइन के माध्यम से 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण देता है। हमने कस्टमर्स के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करना शुरू करा, समझना शुरू करा कि उनकी कैसी लाइफ है, क्या ज़रूरतें होती हैं जो उन्हें नीरा के पास लाती हैं। तो एक बार जब हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नीरा दरअसल आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे भारतीय श्रमिकों की मदद कर रहा है और यही है असली स्वाभिमानी रास्ता। कर्नाटक की सरजमीन में कई बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। बेंगलुरु में मौजूदा दरगाह हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह का शुमार रियासत की मशहूर दरगाहों में होता है। इस दरगाह की खूबसूरती और रौनक में अब 4 चांद लग गए हैं। दरगाह के लिए बुलंद दरवाजे की तामीर अमल में आई है। दरगाह के ही एक अकीदतमंद ने इस बुलंद दरवाजे की तामीर करवाई है। मकामी लोगों ने दरगाह में हुए तामीराती और तरक्याती कामों पर खुशी और मसरत का इजहार किया है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में वाक़ दरगाह हजरत मोहिउद्दीन कादरी अल मारूफ हजरत कंबल पोश इत्तेहाद और भाईचारे का मरकज़ है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़ाहिब के लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं। बुलंद दरवाजे की तामीर करने वाले अकीदतमंद फसीहुद्दीन ने कहा कि अल्लाह का करम और बुजुर्गान की दुआएं हासिल करने के लिए उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी है। करम है, ख्वाजा साहब की दुआ है, कंबल पोश कादरी बाबा की दुआओं का सदका हमें ये मौका दिए उनकी खिदमत करने का। कि मेरे तरफ से मैं ये इदारे को नीचे जो है ये पूरा स्क्वायर फीट 5000 5,500 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट अपनी तरफ से डालता हूँ बोल के। उनको प्रॉपर्टी बनाना पसंद नहीं, उनको ऐसा बुजुर्गों की दरबारों को सजाना, बहुत ये खिदमत करना इसमें उनको खुशी मिलती है। उनको बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी वो सब उनको खुशी नहीं देता। ये अभी दरबार का काम कराना इनको जो बेहतर कर सकते हैं। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com।